बादलों पर हम चले एक नई डगर, आओ मिलके करें पहाड़ों का सफर, आओ मिलके करें पहाड़ों का सफर। बादलों पर हम चले एक नई डगर, बादलों पर हम चले एक नई डगर, आओ मिलके करें पहाड़ों का सफर, आओ मिलके करें पहाड़ों का सफर। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नसीर अब्बासी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पहाड़ों का सफ़र। इस वक्त मैं मौजूद हूं डिस्ट्रिक्ट मानसरा, हज़ारा डिवीज़न का ये डिस्ट्रिक्ट है और तकरीबन 1000 से ज़्यादा यहां पर आर्कियोलॉजी के पॉइंट मौजूद हैं। कुछ एक्सप्लोर हो चुके हैं और कुछ हम भी एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। हमें तारीख से पता चला है कि 3000 साल पुरानी तहज़ीब के यहाँ पर निशानात भी मौजूद हैं, वहाँ भी हम आपको लेके जाएंगे। इसके अलावा नए टूरिस्ट पॉइंट भी हम एक्सप्लोर करेंगे और साथ साथ डिस्ट्रिक्ट मानसरे के खानों की भी बात होगी। लेके जाएंगे हम आपको इन खूबसूरत वादियों में जहाँ कहा गया है कि मुख्तलिफ़ स्टेट्स की भी हुक्मरानी रही है। तुर्क भी यहाँ पर आए हैं, तातारियंस का भी यहाँ से गुजर हुआ है, मुगल्स भी यहाँ से गुजरे हैं। बहुत कुछ है आज के प्रोग्राम में। चलते हैं इन खूबसूरत वादियों में। खैबर पख्तूनख्वा का ज़िला मानसरा कुदरती सब्ज़ाज़ारों, खूबसूरत झीलों और चरागाहों की सरजमीन है। मानसरा शहर 2 हाईवेज N35 कराकोरम हाईवे और N15 के संगम पर वाक़ है। मानसरा को गेटवे टू कश्मीर भी कहा जाता है। मानसरा के नाम के बारे में मुर्रखीन की मुख्तलिफ आराएं हैं, जिनमें एक राय ये भी है कि मान महान से निकला है, जिसका मतलब बहुत बड़ा, जबकि सर झील को कहते हैं। कहा जाता है कि यहाँ किसी ज़माने में बहुत बड़ी झील थी, जिसका तज़किरा तुज़्के बाबरी में भी है। मानसरा की तारीख तकरीबन 3000 साल पुरानी है और यहाँ से सिकंदर आज़म समेत कई नामवर जंगजू गुजरे हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं साहिबजादा जवाद साहब, सोशल एक्टिविस्ट हैं। तकरीबन PhD इनकी कंप्लीट होने वाली है और अपने इलाके के अलावा बेशुमार इनका एक्सपोजर है। मुख्तलिफ वादियों का भी विज़िट कर चुके हैं, क्योंकि अभी हम मानसरे में तो मानसरे की हिस्ट्री के ऊपर बात करते हैं, कल्चर के ऊपर करते हैं और खोजने की कोशिश करते हैं कि यहाँ तारीख़ हमें क्या कुछ बताने जा रही है। जी जवाद साहब, सबसे पहले हमें बताइएगा कि मानसरे का असल नाम क्या था और किससे मानसरा निकला है फिर? भाई साहब, मानसरा का जो पुराना नाम था वो पकली सरकार था। अच्छा, तो इसको काफी अर्से तक पकली सरकार के तरह पकली रियासत थी। उसका ये कौन से सन की बात कर रहे हैं आप? ये तो इसकी अगर आप तारीख देखें ना, तारीखी तौर पे ये तो अलेक्जेंडर द ग्रेट और फिर ये जो अशोका है, महाराज अशोका, उसके कत्ते भी यहाँ पे मौजूद हैं। तो ये कोई हजारों साल पुरानी बनती है। अच्छा। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता फिर ये मन और सेरा, कोई लोग कहते हैं कि मन और सेरा जैसे होता है ना सेरा, तो उस पर इसका मनसेरा हो गया। कुछ कहते हैं कि यहाँ पे मनसर थी, एक बहुत बड़ी झील थी, एक बहुत बड़ी। अच्छा। तो मनसर से मनसेरा हो गया। कुछ कहते हैं कि यहाँ पे मान सिंह जो था वो जब पंजाब का हिस्सा था तो वो उसके हुक्मरान थे, तो मान सिंह से ये मानसेरा हो गया। अच्छा। तो दिस वाज ऑल अबाउट मानसरा, उसकी हिस्ट्री के बारे में सारा कुछ। अच्छा, और कितने कितने वॉरियर गुजरे हैं यहाँ से और स्टे किया उन्होंने? यहाँ से तो देखिए, इसकी तुझके बाबरी में भी इसका मिलता है, तुझके जहांगीरी में भी मिलता है और इस तरह बहुत सारी चीज़ों में मिलता है। तो यहाँ पे तुर्कों की हुकूमत भी रही है, यहाँ पे मुगलों की हुकूमत भी रही है, यहाँ पे सिखों की हुकूमत भी रही है और फिर डेफिनेटली बाद में अंग्रेज़ों की हुकूमत भी रही है। तो अभी मानसरे की जरा हमें बताइएगा लोकेशन, जो इर्द गिर्द हमें दूर दराज वादियाँ नजर आ रही हैं, ये कौन कौन सी हैं? देखिए, मानसरा जो है ये पकली सरकार, ये पक्खल वैली का दरवाज़ा है। अच्छा। नीचे नज़र दौड़ाएं तो जो आपको नज़र ग्राउंड आ रहा है, ये सारा पक्खल वैली है और वो सामने बरेली की पहाड़ी है
जी, और जी। ये भी बड़ी हिस्टोरिक जगह है कि ये जो बरेली के ऊपर दुर्गा देवी है, ये प्री पार्टीशन हिंदू यहाँ पे इसकी पूजा पाठ किया करते थे। नीचे जो गड़ंग वाली ढंड के थे उसमें वहाँ पे वो पवित्र होके स्नान करके तो वो फिर वहाँ पे जाके तो वो उसकी पूजा पाठ करते थे। वो लोग जिनकी औलाद नहीं होती थी और जो उनकी कराड़ियाँ थी, जो उनकी औरतें थी, वो नीचे इछड़ नाले में जाके स्नान करती थी और वहाँ पे एक बड़ा मंदिर है जिसे शिव मंदिर कहते हैं, तो उस मंदिर में जाके वो पूजा पाठ करती थी। मानसरा के इर्द गिर्द का इलाका अगर देखा जाए, ये उसका मेन पॉइंट है। यहाँ से आपको दाएं तरफ ही पूरा मानसरा फैला हुआ नज़र आएगा और ये आपको एबटाबाद की जो पहाड़ियाँ हैं जिनमें खंडियानी है वो क्लियर नज़र आएगी। ये साथ चकिया, दाता, खुशाला वो इलाका है। जी नाज़रीन, आप हमारे साथ रहें। हम क्योंकि मानसरे में दाखिल हो चुके हैं और कोशिश करेंगे कि जो पॉइंट हिस्ट्री के हवाले से और टूरिज़म के हवाले से और डेवलपमेंट के हवाले से यहाँ मानसरे में उनको पहाड़ों के सफ़र में एक्सप्लोर करें। टूरिज़म की बात करते हैं तो गेटवे है ये मानसरा। यहाँ से ही होके टूरिस्ट जो हैं नारान, कागान, बालाकोट और इसके अलावा सी पैक से होते हुए गलगित बल्तिस्तान तक जाते हैं और यही रूट इख्तियार करते वो बेशाम से होते हुए मलक्कन डिवीज़न यानी शांगला और सवात कलाम की तरफ भी निकल जाते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं स्पेशल असिस्टेंट टू वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान सरदार शाहजहां यूसुफ साहब। उनसे हम बात करेंगे हिस्ट्री, टूरिज़म और डेवलपमेंट पर। जी सरदार साहब, सबसे पहले बताइए, क्योंकि आपका अपना तलक भी यहाँ मानसरे से ही है, इन खूबसूरत वादियों से ही है, ज़रा थोड़ी सी हिस्ट्री पर नज़र हम दौड़ाते हैं। मानसरे की तारीख के बारे में बताइएगा हमें। मानसरा की बड़ी रिच हिस्ट्री है और आप देख लें कि पाकिस्तान इंडिपेंडेंस से पहले भी, फिर शाह मजहबी हवाले से अगर बात करें तो शाह इस्माइल शहीद साहब का मज़ार यहाँ पे है, सैयद अहमद शाह साहब के मज़ार यहाँ पे हैं बालाकोट में। वो बहुत बड़ी एक जो जंग हुई थी उस वक़्त। फिर उसके बाद आप देख लें कि सिख कल्चर वाज डेवलप्ड हेयर। मान सिंह मानसरा जो नाम है तो उसी नाम पे है। फिर उसके बाद अशोका, बिल्कुल, द ग्रेट वॉरियर उस वक्त वो भी मानसरा में उसके भी हैं। फिर आप देखें तो बाकी तमाम मज़ाहब मल्टी कल्चरल यहाँ पे आपको अगर आर्कियोलॉजी के हवाले से आपने इस पे सर्च की होगी तो उसमें बड़े यहाँ पे मिलते हैं, रिच हिस्ट्री मिलती है। तो दूसरा, अगर आप वैलीज़ को देख लें तो आपकी जो अच्छा वैलीज़ पर आते हैं, आर्कियोलॉजी की साइट के बारे में हमें जहाँ तक कुछ पता चला है तकरीबन 1000 से ज़्यादा साइट हैं खाली डिस्ट्रिक्ट मानसरा और इसके गिरदोनवा में। कुछ एक्सप्लोर हो रही हैं और कुछ को किया जाने वाला है, क्योंकि अभी आप ज़ाहिर फेडरल हुकूमत का हिस्सा हैं, स्पेशल असिस्टेंट टू पीएम में। फेडरल गवर्नमेंट के थ्रू आप क्या कुछ कर सकेंगे अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए ताकि इसको एज ए टूरिज़म डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर करवाया जाए, क्योंकि जितना रिच हमें यहाँ पर कल्चर के साथ आर्कियोलॉजी की साइड हिस्ट्री नज़र आई है, खैबर पख्तूनख्वा के किसी और डिस्ट्रिक्ट में इतनी चीज़ें हमें अभी तक जो एक्सप्लोर करते हुए हम आ रहे हैं मानसरे के अलावा हमें नज़र नहीं आई। हुकूमत, फेडरल गवर्नमेंट प्लस हम चाहते हैं कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑन बोर्ड हो। और एक तो ये टूरिस्ट ऑलरेडी टूरिस्ट स्पॉट है और जैसे आपने बताया कि गेटवे है, एक तो डिस्ट्रिक्ट इटसेल्फ, यहाँ से नॉर्दर्न एरिया से इसका लिंक है, कश्मीर के साथ इसका लिंक है। वैलीज़ कश्मीर की जो हैं जितनी वो खूबसूरत वैलियाँ हैं, आप अगर ऑल थ्रू बाबूसर टॉप तक जाएं तो राइट साइड आपको कश्मीर मिलता है। और कनेक्टेड इफ़ वी कनेक्ट विद दोज वैलीज़ तो हमारा जो टूरिज़म है वो आज़ाद कश्मीर का और मानसरा का वो साथ मिल सकता है। फिर इसी तरह आप अगर आगे जाएं तो बाबूसर से आगे फिर चलास आ जाता है, नॉर्दर्न एरिया। तो बेसिकली अगर आप देखें तो जैसे आपने कहा आर्कियोलॉजी प्लस कल्चर प्लस टूरिज़म बिल्कुल और मॉडर्न टूरिज़म, तो इसमें इस सबको मिलाएं तो ये एक हब बनता है। और जब हम रिलीजियस टूरिज़म की बात करते हैं तो यहाँ पर बहुत ही कदीमी मंदिर भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रिलीजियस है और रिलीजन में जो कुछ हमें सिखाया गया है उस पर अमल करते हुए मज़हब अक़लियतों के हकूक़ और उनका तहफ़्फ़ुज़ जो है इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो करते हैं। और ये बड़ा अच्छा आपने इसका वो क्वेश्चन भी किया और हमने इसको आगे बढ़ाना भी है जी। अच्छा सर, लास्ट में बताइएगा कि डिस्कवर पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से टूरिस्ट को क्या मैसेज देंगे?
देखिए जी, हमारा तो ये मैसेज होगा कि जिस तरह आपने आज आके, मैं आपको मुबारकबाद भी देता हूँ, आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि आप आए और उन हिडन एरिया, आपने सिरन वैली की बात की, उन हिडन एरिया, इसी तरह आप देखेंगे बलेजा एक टॉप पीक है, द वन यू कैन, आप वो ड्रोन से, वो हेलीकॉप्टर से उसकी तस्वीरें बनाई गई हैं कि बड़ा एक मैदान है वहाँ पे, और वहाँ पे भी आप आएँ, 76 प्लेन आप शायद वाकिफ़ होंगे। फिर इसी तरह हमारा उगी का जो एरिया है, काला डाका, तोरगर आपने देखा होगा। तो ये सब चीज़ें अगर लोगों के सामने आएंगी तो दे एक्सप्लोर मोर, और वो जो आएंगे और खुश होंगे। लोग यहाँ पे इंशाल्लाह माशा मेहमान नवाज हैं और वेलकमिंग हैं इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच जी। आप हमारे साथ रहे, एक्सप्लोर कर रहे हैं प्रोग्राम पहाड़ों के सफर में आम खूबसूरत वादियों को, डिस्ट्रिक्ट मानसरे की। हज़ारा डिवीजन में हज़ारा यूनिवर्सिटी का क़याम 2002 में अमल में लाया गया, तो यहाँ एक छोटा सा म्यूजियम भी कायम किया गया, जहाँ हज़ारा की पुरानी तहजीब और सकाफत और रहन सहन से मुतल्लिक नुआदरात रखे गए हैं। तो जी इस वक्त हम मानसरा में हैं, हज़ारा यूनिवर्सिटी का कैंपस है और जिस ब्लॉक में हैं ये म्यूज़ियम है। यानी जितने भी हज़ारा डिवीज़न के इर्द गिर्द में जो पुरानी तहज़ीब हैं उनकी हिस्ट्री को यहाँ पर महफूज किया गया है और वहाँ से नवारदरात आके इस म्यूज़ियम में रखेंगे। इसी को एक्सप्लोर कर रहे हैं और साथ साथ हम आपको बताते चलें कि मानसरा वो सिटी है जिसमें कहा जा रहा है कि हज़ारों से भी ऊपर आर्कियोलॉजी की साइट्स मौजूद हैं जिनको अभी एक्सप्लोर करना बाकी है। हमने ये काम शुरू कर दिया और स्टार्ट लिया हमने इस हज़ारा यूनिवर्सिटी के म्यूज़ियम से। प्रोफेसर साहब हमारे साथ हैं, अपना तारुफ करवाएंगे। जी सर, नाम बताइएगा अपना। डॉक्टर अब्दुल हमीद, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी हज़ारा यूनिवर्सिटी। कितनी पुरानी तहजीब के जो नवारदात हैं यहाँ पर महफूज किए गए हैं? यहाँ पे जो इस म्यूज़ियम के अंदर जो एंटिक्विटीज़ हैं हमारे पास, मुख्तलिफ़ सोर्सेज से डोनेशंस थ्रू आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन एक्सप्लोरेशंस कलेक्ट करके यहाँ पे हमने डिस्प्ले पे रखे हैं। तकरीबन 5000 साल पुराने, 5000 साल पुरानी तहजीबों के आसार जी उनको इकट्ठा करके यहाँ पर रखा गया है, क्योंकि पहाड़ी इलाकों से ये नवारदात लाए गए हैं और प्रोग्राम पहाड़ों के सफ़र में हम आपको इसकी डिटेल्स बताते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रोफेसर बताइएगा इसके बारे में। ये जो नवादिरात हैं एक्चुअली ये चतराल से सिंगूर के मकाम पर, वहाँ पे पुराने सिमेट्री साइट्स, बरियल साइट्स जिनको हम कहते हैं, तो वहाँ हमने 2007 में, फिर 8 में, फिर रिसेंटली भी हमने वहाँ पे, पिछले साल भी हमने एक्सकेवेशन वहाँ पे कंडक्ट की थी। तो ये जो रिमेन्स हैं ये आयरन एज दौर की, जिसको हम कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के जवाल के बाद जो दौर आता है उसको हम आयरन एज कहते हैं, जो कि 1800 कबल मसीह से लेकर तकरीबन इनकी डेट है 1000 AD तक इनकी डेट है। तो ये जो इनको अक्सर जो है हम मंसूब करते हैं आर्याई कौमों के साथ, आर्य अक़वाम जो थे, आर्यंस। तो आर्यंस जो थे वो 1800 कबल मसीह में, बहुत सारे स्कॉलर्स का ख्याल है कि सेंट्रल एशिया और मुख्तलिफ रीजन से वो यहाँ पे आए, और उनके बरियल जो ट्रेडिशन है वो यूनिक है, क्योंकि वो अपने मुर्दों को जो है, मुर्दों के साथ जिस तरह इजिप्शियन में पिरामिड्स के अंदर हमें ग्रेव गुड्स या एंटिक्विटीज़ मिलते हैं, तो इसी तरह ये जो आयरन एज सिमेट्री साइट्स हैं या बरियल साइट्स हैं, उन वहाँ से भी हमें इसी तरह के नवादिरात उनके कब्रों से अलॉन्ग विद देयर बरियल। यानी वो अपनी डेड बॉडी बर्न करके इसमें रखते थे या इसमें बर्न किया जाता था? उनके 4 डिफरेंट ट्रेडिशंस थे जिन जो बरियल ट्रेडिशंस, एक को हम कहते हैं इनह्यूमेशन। इनह्यूमेशन में डेथ के बाद प्रॉपर्ली उसको बरी करते
करते थे जिस तरह मुसलमान करते हैं या ठीक है। क्रिश्चियंस करते हैं। दूसरा उनका तरीक़ेकार होता है जिसको हम फ्रैक्शनल बरियल कहते हैं। फ्रैक्शनल बरियल में डेड बॉडीज़ को एक्सपोज करने के बाद सिर्फ हड्डियों को वो कलेक्ट करके जार के अंदर या कब्र के अंदर प्लेस करते थे। तीसरा उनका तरीक़ेकार था जिसको हम कहते हैं क्रीमेशन, जिस तरह हिंदू जलाते हैं। तो ये तीनों, और इसमें कौन सा तरीका इस्तेमाल करते थे वो? ये अर्न बरियल, फ्रैक्शनल बरियल के एविडेंसेस हमें मिले हैं अच्छा। वहाँ से, अलॉन्ग विद क्रीमेशन और अलॉन्ग विद, यानी वो डेड बॉडी को इसमें डाल के रख देते थे ओपनली, बिल्कुल जैसे कैलाश में भी पहले। वो ओपनली नहीं बल्कि कब्रों के अंदर से ये चीजें हमें मिले। अच्छा, कब्रों के अंदर से मिली हैं। कब्रों के अंदर से मिली हैं। और डेड बॉडी कैसे बर्न करके इसके अंदर रखी होती डेड थी? कैसे बॉडीज मतलब इसमें फ्रैक्शनल जाती? बरियल एक्सपोज करने के बाद हड्डियों को कलेक्ट करके फिर इसमें डाला जाता इसमें डाला जाता था। और कितने साल पुरानी तहजीब है ये? 5000 साल तकरीबन। ये तकरीबन 3000 साल 3000 साल पुरानी है। ये कुछ डोनेशंस हैं। प्रोफेसर मार्क नायर इज अ प्रोफेसर ऑफ आर्कियोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन मेडिसिन, मेरे को सुपरवाइज़र भी रहे हैं PhD के। तो उन्होंने कुछ जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के से रिलेवेंट कुछ एंटिक्विटीज़ हैं उन्होंने डोनेट किए हैं। ये अच्छा। सारे वादी सिंध के तहजीब से से ताल्लुक़ है इनका। अच्छा, तो ये नेक्स्ट तकरीबन 5000 साल पुराने। इसके अलावा नेक्स्ट जो यहाँ पहाड़ों से निकले हुए हैं आपने महफूज और किए हुए ये हैं। भी वो एंटिक्विटीज़ हैं जो हमें कब्रों के अंदर से, चतराल मिली। से जो है एक्सकेवेशन के दौरान 2007-8 में जब हमने वहाँ पे खुदाइयाँ की हैं तो अलॉन्ग विद देयर बरियल्स इस तरह के एंटिक्विटीज़ जो हैं हमें मिले हैं, जिनमें टेराकोटा पॉट्स हैं, फिगुरीन्स हैं, इनके ज्वेलरीज हैं और बीड्स वगैरह इस तरह के एंटिक्विटीज़ शामिल हैं। यहाँ से आगे फिर मेहर साहब जो है, पार्ट ऑफ मेहर साहब हैं, म्यूजियम के इंचार्ज हैं सर आप? अच्छा जी, इंचार्ज हैं म्यूजियम के मेहर साहब। सर मेहर साहब आप बताइएगा ज़रा डिटेल्स इसकी, ये कौन सी सिविलाइजेशन के नुमारद आते हैं? अच्छा सर, ये जो है इसको हम बेदादी आर्टिफैक्ट्स कहते हैं। बेदादी ये शिनक्यारी के पास एक छोटा सा गांव है पहाड़ी के ऊपर, ये डिस्ट्रिक्ट मानसरे में। डिस्ट्रिक्ट मानसरे में जी, बिल्कुल यूनिवर्सिटी के थोड़े से आगे हैं। तो वहाँ पे हमने 2008 में खुदाई की थी। अच्छा, ये बुद्धिस्ट दौर के है, तकरीबन 1st सेंचुरी AD के और 2nd सेंचुरी AD के, मतलब आज से 2000 साल पहले 2000 साल पहले के ये नवादिरात हैं। और ये किस किस यूज में आए होंगे सर उस वक्त? जो इंसान इसको कैसे यूज करते हुए, क्या इससे रिसर्च कोई हुई है इसके ऊपर? पता चला है कि इनके इस्तेमाल? जी, पता तो चल जाता है जी जी सर। ये तो इसके वो जिस तरह हमारे बच्चों के खिलौने बिल्कुल उस तरह के हैं। ये जो आप इसको नेट सेंकर्स कहते हैं, ये जो बड़े बड़े बीड हैं, तो ये उसमें डालते थे वो मछलियां पकड़ने के लिए जाल जो होते हैं उसके साथ ये डालते थे। इसके अलावा भी वो इसकी इस्तेमाल थी। ये जो आप देख रहे हैं तो ये शार्पनर है, अच्छा, जैसे छुरी वगैरह तेज करते थे। ठीक है। ये कहाँ की और कितने साल पुरानी? ये भी मानसेरा की है और अच्छा। ये भी तकरीबन यही 2000 साल पुरानी बनता है। और इसका मतलब है कि जो डिस्ट्रिक्ट मानसेरा का ये इलाका है इसकी तहजीब तो बहुत पुरानी है। अगर 2000 साल पुरानी चीजें मिल रही हैं तो तकरीबन 5000 साल पुरानी तहजीब होगी। ये इससे भी पुरानी है डिस्ट्रिक्ट मानसेरा जिसको हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। बिल्कुल जी, इससे भी जी। यहाँ पे सर ये भी कुछ डोनेशन है। सर्वे के दौरान हमें कुछ मिली है, कुछ लोगों ने डोनेट किया। ये कोई बंदा अपने घर के लिए खुदाई कर रहा था, अच्छा, तो वहाँ से उनको मिली थी, तो फिर यहाँ पे हमारी टीम को डोनेट की है। टेराकोटा स्कल्पचर्स हैं, मिट्टी के बने हुए मुजस्सिमे हैं। ये भमाला साइट जो है वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइट लोकेटेड ऑन द राइट बैंक ऑफ द हारो रिवर। ये खानपुर डैम के राइट साइड पे है। अच्छा। और ये फर्स्ट टाइम जो है सर जॉन मार्शल ने 1930-31 में यहाँ पे एक्सकेवेशन की। उसके बाद जो है यहाँ पे मज़ीद काम नहीं हुआ। और ये कितने हज़ार साल पुरानी है? ये तकरीबन 2nd सेंचुरी 3rd सेंचुरी AD, तकरीबन 1700-1800 साल पुराना। और ये सबसे इम्पोर्टेंट साइट इसलिए है क्योंकि यहाँ से खुदाई के दौरान पूरे इस रीजन के अंदर, बल्कि पूरे साउथ एशिया के अंदर सबसे पुराना मोनूमेंटल स्कल्पचर जिसको हम कहते हैं, बुद्धा का इंतकाल का मंजर 14 मीटर लंबा एक मुजस्सिमा हमें मिला। अच्छा। जो कि पूरी दुनिया में बुद्धा का सबसे बड़ा
जो वो अभी यहाँ पर है आपके पास महफूज? वो वहाँ पे अभी मतलब प्रिजर्व फॉर्म में नहीं मिला, उसके हमें एविडेंसेस मिले। अच्छा। पार्शियली डैमेज है ड्यू टू जो एंटिक्विटी डीलर्स है वहाँ उन्होंने काफ़ी डैमेज किया उसको एक्सकेवेशन से पहले। दैट वी हैव डिक्लेयर्ड टू बी द अर्लीस्ट मोन्यूमेंटल स्कल्पचर ऑफ बुद्धा इन द इंटायर वर्ल्ड। पूरी दुनिया में जितने भी बुद्धा के बड़े साइज के मोन्यूमेंटल स्कल्पचर्स बने, जिस तरह बामियान के थे। कौन सी जगह है ये भमाला साइट है। भमाला साइट, ये खानपुर ये यानी डिस्ट्रिक्ट हरिपुर में, हजारा डिवीजन के डिस्ट्रिक्ट हरिपुर में। जी नाजरीन, ये था इस म्यूज़ियम के ऊपर। हज़ारा यूनिवर्सिटी में जो ये म्यूज़ियम है, इसको तकरीबन 3000 से 5000 साल पहले की जो हिस्ट्री है उसके नवारदात को यहाँ पर महफूज किया गया है, और यहाँ पर आर्कियोलॉजी का डिपार्टमेंट भी मौजूद है। मानसेरे का खूबसूरत इलाका डडियाल अपने रवायती पकवानों की वजह से मुल्की और गैर मुल्की सियाहों के लिए बहुत कशिश रखता है। यहाँ के मशहूर चबली कबाब पाकिस्तान समेत खलीजी ममालिक में आबाद ओवरसीज पाकिस्तानियों को बतौर सौगात भिजवाए जाते हैं। हज़ारा यूनिवर्सिटी डडियाल में ही है इस वक्त हम, और जब हम कल्चर की बात करते हैं, सकाफत की, ट्रेडिशन की, आर्कियोलॉजी की, टूरिज़म की, तो उस वजह से खाने भी वो, क्योंकि सर्दियों का आगाज़ हो चुका है यहाँ पर, और चप्पल कबाब यहाँ का बहुत ही मशहूर है। तो फैल चप्पल कबाब वाले हैं। जैसे कि आपको पता है कि मानसेरा में वहाँ पर कलंदराबाद में भी चप्पल कबाब बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, लेकिन ये उससे भी पुराने हैं। 55 ईयर्स पहले यहाँ पर हाजी अकमदाद साहब ने यहाँ पर ये शॉप डाली चप्पल कबाब की। आगे उनके बेटे अब चला रहे हैं, और दूर दराज से लोग आके यहाँ पर चप्पल कबाब खाते हैं। ज़रा पूछते हैं हाजी साहब से। हाजी साहब बताइएगा सबसे पहले कि आपने जब चप्पल कबाब यहाँ बनाने शुरू किए तो उस वक्त आबादी कितनी थी यहाँ पर? उस वक्त तो आबादी कम थी। अच्छा, उस वक्त मेंटल अस्पताल शुरू हुई। अच्छा, यूनिवर्सिटी की जगह मेंटल अस्पताल सी पहले? हाँ जी, हाँ अच्छा अच्छा अच्छा। उस वक्त तो कम शुरू है। तो आपके कबाबों की मुनफरिद तसीयत क्या है? किस वजह से ज्यादा मशहूर हैं? अली जाने तो उस वक्त भी लोग दूर दूर से खाने आते थे? हाँ जी, हाँ जी। तो कितने साल आपने ये शॉप चलाई? 32 साल। 32 साल आपने चलाई? हाँ जी। और उस वक्त कितने लोग खाने आते थे आपके पास? काफी आदमी आते थे, दूर दराज तो भी आते थे, टूरिस्ट भी आते थे उस वक्त? अच्छा जी, तो फैल साहब आप बताइएगा, माशाल्लाह अभी आप चला रहे हैं, सबसे पहले हमें ये बताइएगा कि इन चप्पल कबाब को बनाते कैसे हैं आप? क्या क्या डालते हैं? ज्यादा मकई का आटा ही तो नहीं बना रहे थे आप? गोश्त डालते हैं, गोश्त ज्यादा डालते हैं। अंतड़ियां तो नहीं बांधे? नहीं। अच्छा अच्छा, बताइएगा इसका जरा फार्मूला। हाँ जी, इसमें गोश्त डालते हैं, प्याज डालते हैं। अच्छा, असम मामूल से आटा भी डालते हैं, थोड़ा डालते हैं, ज्यादा नहीं डालते। आटा किस चीज का डालते हैं? मकई का आटा। मकई का आटा कितनी मकदार में डालते हैं? थोड़ी मकदार में डालते हैं, जो उसमें आ जाए बस। तो क्या वजह आपका कबाब इतना मशहूर क्यों है चप्पल कबाब? बस माँ बाप की दुआएं उसकी वजह से मशहूर है। माशाल्लाह, यानी ये कह रहे हैं जी कि अपने माँ बाप की दुआएं, क्योंकि इनके वालिद का ये कारोबार था, फिर ये वो बचता हो गए, और इस वजह से कितने दूर दराज से लोग खाने आते हैं? बहुत दूर से आते हैं, मसलन किन किन इलाकों से? बाहर ममालिक को भी लेके जाते हैं। बाहर ममालिक में कैसे लेके जाते हैं लोग? पार्सल लेके जाते हैं, कीमा लेकर जाते हैं, उसको फ्रीज करते हैं। अच्छा, फ्रीज करके लेके जाते हैं। कच्चा कबाब भी लेके जाते हैं, पका हुआ भी लेके जाते हैं। किन किन मुल्कों में? बहरीन तक गए, हर मुल्क को गए। बहरीन, सऊदी अरब। जी जी, सऊदीया ज्यादा जाता है। सऊदी अरब अब ज्यादा जाता है? से ज्यादा। अच्छा,
कितने किलो के हिसाब से लेके 10 जाते किलो हैं? भी जाता है, 15 किलो भी जाता है। 15 किलो गोश्त यानी कबाब बना के सऊदी अरब तक और दुबई तक और जैसे कह रहे हैं बहरीन तक भी जा रहे हैं। बहरीन वो खराब नहीं होता वो? नहीं, हम नहीं कच्चा लेके आपसे जाते हैं या पका के? टमाटर नहीं डालते, खराब नहीं होता हमारा इंशाल्लाह। अच्छा, पका के लेके जाते हैं? पका के लेके जाते हैं। यानी ये कह रहे हैं जी कि पका के लेके जाते हैं और उसके बाद उसको फ्रीज कर देते हैं। यानी जो हमारे इस्लामी मालिक हैं, ज़ाहिर है जो लोग जॉब पर यहाँ पर आए होते हैं वो लेके जाते हैं। हमारे इलाके के लोग भी हैं, मशहूर कर दिए, सब लेके जाते हैं। तो सजाते हैं, उन सुकेते हैं, वो लेके जाते हैं। यानी आपके इलाके की ये सौगात है चप्पल कबाब भी। इसकी मुनफरिद हैसियत ये है इस कबाब की कि इसमें मकई का आटा बहुत कम डाला गया है, प्योर गोश्त है और गोश्त में कुछ हमें मसाले नज़र आ रहे हैं और उसके बाद टमाटो और प्याज, जिसकी वजह से ये प्योर गोश्त का जायका हमें दे रहा है। और माशाल्लाह वाकई जैसे कि इन्होंने कहा जी कि लजीज है और अपने माँ बाप की दुआओं की वजह से ये कामयाब हो रहे हैं और उस दुआओं की झलक हमें इनके हाथ के लजीज जो लज्जत है पकाने के बाद वो भी महसूस हो रही है। कुछ लोग अंदर बैठे हैं, उनसे ही बात करते हैं और कबाब भी खाते हैं। जी आप कहाँ से आए? सर मैं तो कराची से आया हूँ बेसिकली। अच्छा। तो जब भी यहाँ आता हूँ तो इनका कबाब बहुत मशहूर है, तो फेल अच्छा। कबाब वाले हैं। तो इसके साथ साथ इन्होंने एक बिरयानी भी शुरू की हुई है। अच्छा। जो कि आम बिरयानी से भी अच्छी है, यानी कि पाए की यखनी में बनाते हैं वो। माशाल्लाह। तो इतनी कि अभी वो खत्म आया तो ख़त्म हो गई उनकी। जी आप क्या कहेंगे, स्टूडेंट है यूनिवर्सिटी के? हाँ जी यूनिवर्सिटी के। कहाँ का ताल्लुक है आपका? असल में हम लोग गिलगित से हैं। गिलगित से, इधर हॉस्टल में रहते हैं? हाँ जी हॉस्टल में रहते तो हैं। आपके तो बिल्कुल यूनिवर्सिटी के गेट के ऊपर इतना मशहूर कबाब वाला, तो आपका चक्कर कब कब लगता है? ये आप कह सकते हैं कि हम दोपहर को, शाम को, क्योंकि कबाब का टेस्ट इस तरह है, आना पड़ता है, खींचता है भाई, यानी खींच के लाता है। हाँ खींच के लाते हैं। अच्छा। और भी कबाब वाले हैं यहाँ हाँ। पे, लेकिन जो इनका कबाब की बात है और रश इनके बाद देखें आप। जी। तो रश ऐसे ही तो नहीं होता ना, चीज़ अच्छी होती है तो लोग आते हैं। जी नाजरीन, जैसे इन्होंने कहा जी कि इनका जो कबाब का टेस्ट है वो हमें खींच के लाता है और स्टूडेंट्स बेशुमार आते हैं, टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं। तफैल कबाब ये बड़ा मशहूर कबाब है यहाँ पर रुडियाल का, डिस्ट्रिक्ट मानसरे में इस वक्त हम, और बिल्कुल हज़ारा यूनिवर्सिटी के सामने। जब भी एज ए टूरिस्ट आपका जाना और नारायण कागान उसकी तरफ, तो तकरीबन मोटरवे के साथ ही यहाँ पर आप आ सकते हैं हज़ारा यूनिवर्सिटी के पास, और इसको आपको एक दफ़ा आप टेस्ट लाजमी कीजिएगा। मानसरे के इलाके गंदियां के गांव चट्टी गट्टी के करीब हिंदूमत का एक मशहूर और बहुत बड़ा पत्थर शिव टेम्पल यानी शिवलिंग मौजूद है। हिंदुओं का मानना है कि ये बहुत मुकद्दस पत्थर है और ये दुनिया में दूसरा बड़ा शिवलिंग है। पूरी दुनिया में ऐसे 10 से 15 शिवलिंग मंदिर मौजूद हैं। जी इस वक्त हम कराक्रम हाईवे के ऊपर हैं। गांधिया का ये मकाम है और यहाँ शेवा का टेम्पल है, यानी शेवा का मंदिर है, हिंदुओं की इबादत गाह है और इसके बारे में भी, हिस्ट्री के बारे में हम बात करते हैं। जी मलिक साहब नाम बताइएगा अपना पूरा। मलिक असद मेरा नाम है और मैं यहीं मानसरा से बिलोंग करता अच्छा ज़रा बताइए कि इसकी हिस्ट्री, कब से ये शेवा का मंदिर यहाँ पर कायम हुआ है? इसका आसार फिर यही है कि यहाँ के हिंदुओं की आबादी भी रही है? हाँ जी, ये जो इलाका पूरा है ये हिंदू मज़हब का एक गढ़ रहा है और इसमें जो ख़ास बात ये थी कि शिव का मंदिर जो है ये दुनिया में जो है हिंदुस्तान के अंदर कायम है और पेशावर में है, और ये अभी मानसरा में जो मंदिर है ये 7वीं सदी ईस्वी का
इसकी तारीख जो है 7वीं सदी ईस्वी से इसकी मुंसलिक है। और ये जो इसकी गुंबद की जो है तामीर या गुंबद का जो स्ट्रक्चर है ये बताता है कि ये सिख पीरियड का गुंबद है और ये 7वीं सदी ईस्वी का है। और इसके बारे में एक राय ये भी है कि यहाँ पे जो लोग हिंदू रहते थे उन्होंने कश्मीर से इसको ला के यहाँ पर इंस्टॉल किया है। और इसके ऊपर जो तहरीर लिखी हुई है, जो तहरीर हैं, और वो जो है बताती हैं कि हिंदुओं की जो कदीम तरीन ज़ुबान है उससे जो है इसको उन्होंने वहाँ से उस पर लिखा हुआ है। हिंदू जब अपनी इबादत के लिए आते हैं इसके ऊपर सबसे पहले उसके अंदर दूध डालते हैं और उसके बाद फिर इसकी इबादत की जाती है। और ये जो है अभी चूँकि इसका जो है कनेक्शन बनता है मानसेरा में दुर्गा देवी के जो मंदिर है उससे है। वो जो है फीमेल ऑर्गन्स को जाहिर करती है, फीमेल टेंपल है और ये मेल टेंपल है। मतलब इन दोनों का आपस में जैसे ये टेंपल पर नजर आ रहा है बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे मेल और फीमेल का एक जोड़ी की शक्ल में, तो इन दोनों का जो है दोनों मंदिरों का आपस में जोड़ी की शक्ल में कनेक्शन बनता है। तो इसका मतलब है ये महफूज है यहाँ पर? जी बिल्कुल महफूज है। और गवर्नमेंट इनकी अभी इबादत भी हो रही है जी। अभी भी मैं आपको बताऊँ कि हमारे पास जो लोग आए हुए हैं ये पेशावर से आए हुए हैं, पेशावर से हिंदू ओरिजिन के लोग हैं, वो आए हुए हैं। यहाँ पे पंडित मौजूद हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से उन्होंने औकाफ की तरफ से उनको किया गया है। इसके अलावा सिक्योरिटी के लिए यहाँ पे जो पुलिस मौजूद है। और तो जी नाजरीन, ये सूरत हाल है कि यहाँ पर मानसेरा का डिस्ट्रिक्ट बिल्कुल कराकरम शहरा के ऊपर ये वाक़ है। और इसको वैसे भी कहा जाता है कि यहाँ मज़हब से वाबस्तगी लोगों की बहुत ज़्यादा है, यानी मुसलमान नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी ये मंदिर, यानी जैसे इन्होंने कहा कि 700 साल पुराना है जी, 700 साल पुराना मंदिर अभी भी अपनी असली हालत में मौजूद है। यानी यहाँ पर इसको किसी किस्म का भी नुकसान नहीं पहुँचाया गया। और इस हिंदू कम्युनिटी को यहाँ पर आज़ादी है अपनी इबादत गाह में आने की, इबादत करने की। ऐसा नहीं है जैसे कि इंडिया में होता है कि आए दिन आप रिपोर्ट्स में सुनते हैं कि मसाजिद के ऊपर हमला कर दिया, जुम्मा नहीं पढ़ने दिया, दूसरे जुल्म जो हिंदुस्तान में और कश्मीर में इस वक्त मुसलमानों के ऊपर हो रहे हैं। लेकिन अब जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं और ख़ास करके खैबर पख्तूनख्वा की, ख़ास करके ये डिस्ट्रिक्ट हज़ारा डिवीज़न के अंदर, हज़ारा डिवीज़न के डिस्ट्रिक्ट मानसरे के अंदर ये मंदिर जो शेवा का मंदिर है अपनी असली हालत में मौजूद है। और इससे बड़ी एग्जांपल कोई नहीं कि पाकिस्तान वो मुल्क है जिसमें हर किस्म की अक़लियत को मजहबी आज़ादी हासिल है और वो अपनी इबादतों में जाके अपनी जो मजहबी रसूमात हैं वो अदा करते हैं। मानसरे में आप हमारे साथ रहें, एक्सप्लोर कर रहे हैं इस खूबसूरत वादी को। डिस्ट्रिक्ट मानसेरा की ज़मीन बहुत ज़रखेज़ और ज़री है। यहाँ के 75% लोगों का ज़रिया माश काश्तकारी है। यहाँ हर किस्म की सब्जियाँ काश्त की जाती हैं। ताहम यहाँ उगने वाला आलू अपने ख़ास जायके की वजह से पूरे मुल्क में मशहूर है। डुडियाल शाते गांव है ये डिस्ट्रिक्ट मानसरे का। खूबसूरत पहाड़ों के दामन में एक खूबसूरत वैली है जिसमें ज़िम्मेदारा किया जाता है। यानी यहाँ पर हमें हर फसल नज़र आ रही है। और अभी आलू यहाँ पर तकरीबन काश्त हो चुका है, आलू की तैयारी है, बल्कि इसको पैक किया जा रहा है और पैक करने के बाद मंडियों में भेजा जाएगा। इसके अलावा प्याज भी अच्छा खासा यहाँ पैदा हो रहा है, टमाटर की भी यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की अक़साम पैदा हो रही हैं, मुख्तलिफ़ किस्म का साग भी पैदा हो रहा है क्योंकि ये ज़री ज़मीन है। हमारे साथ कुछ ज़िम्मेदार यहाँ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। जी नाम बताइएगा अपना? मेरा नाम सर नसीम शहजाद है। अच्छा नसीम शहजाद साहब, बताइएगा ये आलू की फसल के बारे में। ये आलू की फसल सर ये एक एक दाना करके लगाना पड़ता है। अच्छा। जिसको जैसे पौधा उगता है तो 2 किलो, कम से कम एक दाने से 2 किलो निकलता है। अच्छा, दाना कौन सा लगाते हैं जरा दिखाइएगा, जो एक दाना हमें 2 किलो की फसल देती है? ये दाना है। अच्छा, ये दाना है, इसको जमीन में इस तरह करके ये अच्छा ये दबा दिया। अच्छा। ऊपर इसकी मिट्टी डाल के इसको
बेड बना देते हैं। अच्छा। बेड बना के हाँ। फिर इसको पानी जब छोड़ते हैं, हफ्ते में एक दफ़ा हमारी पानी की बारी आती है। अच्छा। एक दफ़ा इसको पानी दे के फिर हाँ। नेक्स्ट वीक में फिर हफ्ते के दिन, जिस दिन हमारी डेट पूरी उस दिन इसको फिर पानी देना पड़ता है। हाँ। अच्छा, और कितना टाइम लगता है, कितने ये पीरियड के बाद आलू तकरीबन की 2 महीने 65 दिन 70 दिन। और साल में कितनी दफा आलू बोते हैं आप? ये तकरीबन 2 से 3 दफ़ा। पंजाब में भी जाता है आलू? आप जाता है, फिर उधर मंडी से पंजाब जाता है, बफदराय से उधर पंजाब जाता है फिर। और इस आलू का नाम क्या है? खास मशहूर होता है ना मुख्तलिफ किस्म के। इसका नाम रोडाफ भी है, इसका 941 भी है, राडो भी है। 141 नंबर और राडो आलू, ये नाम दिया गया इन्होंने इस आलू का। और ये इनका आलू अभी तक तकरीबन तैयार हो चुका है, अभी पैक हो रहा है, उसके बाद मंडियों में सप्लाई होगा। जैसे कि मैंने कहा आपको कि ये तकरीबन ज़रख़ेज़ ज़मीन है, हर तरफ हमें डिस्ट्रिक्ट मानसरे की नज़र आ रही है और हर किस्म की सब्ज़ी यहाँ पर पैदा हो रही है, क्योंकि हम पहाड़ों में हैं और डिस्ट्रिक्ट मानसरा भी ज़्यादातर पहाड़ी रकबे के ऊपर मुश्तमिल है। तो हमने कहा चलें यहाँ पर लोगों के ज़रिए माश का भी आपको पता चले कि दूर दराज के जो लोग होते हैं वो अपनी मेहनत करके कमाते हैं, अपनी खेती बाड़ी करते हैं और उससे अपना किचन चला रहे होते हैं। हज़ारा डिवीजन और डिस्ट्रिक्ट मानसरा पहाड़ी इलाके पर मुश्तमिल है और यहाँ 2005 में आने वाले ज़िलज़ले की वजह से बेशुमार मकामी लोगों को जिस्मानी मजदूरी का सामना करना पड़ा। लिहाजा खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के तावन से यहाँ 2006 में हेल्पिंग हैंड इंस्टीट्यूट ऑफ रिहेबिलिटेशन साइंसेज कायम किया गया, जहाँ ज़हनी और जिस्मानी तौर पर मौजूर बच्चों और बड़ों का इलाज करने के अलावा जोड़ों और कमर के दर्द में मुब्तला मरीजों की फिजियोथेरापी जैसी सहूलियात भी मौजूद हैं। यहाँ ज़रूरतमंद मरीजों के लिए मसनूई एज़ा भी तैयार किए जाते हैं। जी, प्रोफेसर डॉक्टर बहादुर शाह साहब हमारे साथ हैं। जब हम बात करते हैं एजुकेशन सेक्टर की, तो हेल्पिंग हैंड ने यहाँ पर एक अच्छा सिस्टम, ऑर्गेनाइज सिस्टम, जहाँ मुख्तलिफ फैकल्टी में मेल और फीमेल बच्चों को एडुकेट किया जा रहा है। यहाँ डिस्ट्रिक्ट मानसरे के और दूर दराज से भी बच्चे आते हैं, उनसे तफसीलात पूछते हैं। जी डॉक्टर साहब, बताइएगा सबसे पहले कि किस किस फैकल्टी में आप यहाँ पर किस किस एजुकेशन में बच्चों की तालीम का यहाँ पर अरेंज किया गया है? तालीमी इदारे तो यहाँ भी बहुत सारे हैं, इस मुल्क में भी बहुत सारे हैं, लेकिन इस इदारे की जो खसूसियत है वो ये है कि ये डिसेबिलिटी के साइड पे जो एजुकेशन ये दे रही है, और ये यूनिक इस लिहाज से भी है कि डिसेबिलिटी भी DPT की ट्रेनिंग जो है बाकी इदारों में भी हो रही है, लेकिन यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह ये वाहिद इदारा है कि जिसके साथ जो है 6 अपनी क्लिनिक्स हैं, पूरा हॉस्पिटल है, और उस हॉस्पिटल बेस्ड जो है ये ट्रेनिंग करा रहे हैं। जी मंसूरी साहब, सबसे पहले हमें बताइएगा थोड़ा सा ये, क्योंकि मानसरे में तो इसी स्पेसिफिक बात करेंगे इस सेंटर के बारे में। बेशुमार मजदूर बच्चे आते हैं और कुछ बच्चे वहाँ पर फुल ब्राइट स्कॉलरशिप पर भी स्टडी कर रहे हैं, जिन्हें बलूचिस्तान से लेके सिंध से लेके खैबर पख्तूनख्वा के भी। उस प्रोजेक्ट के बारे में बताइएगा ज़रा। ना कमाल ये हेल्पिंग हैंड का कि ये जो बच्चे अभी इस सेंटर के अंदर पढ़ रहे हैं, FSC के बाद तहसील आए हैं, ये हमारा प्रोग्राम है आर्फन सपोर्ट प्रोग्राम। जो बच्चे यतीम हो गए, बेसहारा हो गए, उनको हमने अडॉप्ट किया, अपने अपने इलाकों के अंदर FSC करवाया। फिर हमने वहाँ अपनी मैनेजमेंट से कहा कि हम तो उनको चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी तक अपनी तालीम को जारी रखें। अल्हम्दुलिल्लाह सैकड़ों वो बच्चे हैं जो FSC करके मुख्तलिफ इलाकों से मुख्तलिफ इलाकों के अंदर गए हैं, मेडिकल कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं। उसमें से कई दर्जनों बच्चे हमारे यहाँ इस सेंटर के अंदर आके रीहैब के अंदर डॉक्टरेट कर रहे हैं, ताकि यहाँ से पढ़ के अपने इलाकों के अंदर जाके अपने लोगों की खिदमत कर सकें। और मसनूई अज़ा का भी सेंटर कायम हुआ है यहाँ पर। आई थिंक पूरे हज़ारा डिवीजन में ये वाहिद सेंटर है। ये पहला सेंटर, वाहिद सेंटर जो अब तक चल रहा है, बड़ा कामयाब चल रहा है। और हज़ारा लोग हैं जिनकी टांगें कट गई, बाजू कट गए, उनको हमने आर्टिफिशियल टांगें बाजू फराम किए, उनकी लाइफ बहाल हो गई, चल फिर रहेंगे। और बड़ी दुआएं देते हैं हेल्पिंग हैंड को, बड़ी जेन्युइन खिदमत हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। हज़ारा लोगों को हमने ये सर्विस फराहम की है और हम दुआएं समेट रहे हैं।
जी थैंक यू वेरी मच। जी नाजरीन, ये थे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हेल्पिंग एंड रिलीफ एंड डेवलपमेंट के सलीम मंसूरी साहब। जैसे कि हमने आपको बताया कि ये दूर दराज और पहाड़ी इलाके हैं, ख़ास करके जो ये हज़ारा डिवीज़न की बेल्ट है, ये वो इलाके हैं जो बेशुमार हेल्थ एक्टिविटी से महरूम हैं। लेकिन यहाँ पर करीब यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मानसरे में ये सेंटर वाहिद हमें नज़र आता है गवर्नमेंट के हॉस्पिटल के साथ साथ रिहेबिलिटेशन में जो काम कर रहा है, और दूर दराज से यहाँ पर रिहेबिलिटेट होने के लिए भी आते हैं, फिजियोथेरापी के लिए भी गरीब लोग यहाँ पर आते हैं। जैसे कि इन्होंने बताया कि पूरे पाकिस्तान से इनका फुल ब्राइट स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, जहाँ पर ये 3 बच्चों की तालीम का भी इन्होंने ज़िम्मा उठाया हुआ है, और ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। ख़ास करके हम जब बात करते हैं पहाड़ों की, और पहाड़ों का सफ़र भी ऐसा है कि जहाँ पर हमें कोई पॉजिटिव वर्क नज़र आता है तो उसको भी हम कल्चर और टूरिज़म के साथ शेयर करते हैं, क्योंकि ये है डेवलपमेंट स्टोरी मानसरे से। वीक में कितने सेशन या पर मंथ में कितने सेशन इनके होते हैं, और ख़ास करके रिहेबिलिटेट होने में भी कितना टाइम लगता है, या मिडली तौर पर ये ऐसे ही बचे रहते हैं? एक वीक में हम 2 सेशंस लेते हैं, और इनकी कंडीशन पर डिपेंड करता है ना। जो बहुत सिवियर होते हैं तो उनका तो बहुत टाइम लगता है, लेकिन जिनके बिहेवियर में थोड़े से डेफिसिट्स होते हैं तो वो टाइम टू टाइम जब हम उनको एक्टिविटीज़ कराते हैं साइकोथेरेपी के थ्रू, वो काफ़ी इम्प्रूव हो जाते हैं, और अगर वो इम्प्रूव हो जाएँ तो फिर हम उनको टर्मिनेट कर लेते हैं। अच्छा, अभी तक हेल्पिंग एड ने कितने बच्चों को मुकम्मल तौर पर रिहेबिलिटेट किया है जो ज़हनी तौर पर माजूर रहे हैं? हमारे पास बहुत ज़्यादा सक्सेस स्टोरीज़ मौजूद हैं ऐसे बच्चों की जिनको मतलब जिनके प्रॉब्लम्स ट्रीटेबल थे और उनको हमने मैनेज किया है थ्रू साइकोथेरेपी। तो हमारे पास सक्सेस स्टोरीज़ मौजूद हैं ऐसे बच्चों। मसलन कितनी स्टोरीज होंगी आपके पास? एक महीने की हमारे पास कम से कम 3-4 ऐसी सक्सेस स्टोरीज़ होती हैं बच्चों की जो मुकम्मल तौर पे ठीक हो जाते हैं। अच्छा, जो दूर दराज से आते हैं बच्चे, उनके लिए ट्रीटमेंट का क्या सिलसिला होता है? फॉर एग्जाम्पल आउट ऑफ सिटी आ रहे हो मानसरे से दो। अच्छा, यहाँ पे तो हेल्पिंग हैंड में तो एक प्रोजेक्ट भी चल रहा है CWDP के नाम से कि जो बच्चे डिसेबिलिटी के साथ हैं उनको ये लोग खुद ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी देते हैं, उनको घरों से पिक करके लाते हैं और भी उनको और भी चीज़ें देते हैं, फैसिलिटेट करते हैं। और जो मानसरा से अलावा भी लोग हैं वो भी हमारे पास आते हैं, हफ्ते में 1 दफ़ा आते हैं और हम उनको ट्रीटमेंट देते हैं। मानसरा शहर का नज़ारा गुरूब आफ्ताब के वक्त इंतहाई दिलकश होता है। यही वजह है कि शाम होते ही मानसरा आए हुए मुल्की और गैर मुल्की सियाहों समेत मकामी अफराद यहाँ मौजूद एक ऊंचे पहाड़ी मकाम का रुख करते हैं, जहाँ से वो सूरज के डूबने का खूबसूरत नज़ारा करते दिखाई देते हैं। मानसरा के नौजवान हाइकिंग के भी शौकीन हैं। जी, इस वक्त हम बेड़ा रख के ऊपर हैं। ये एक चोटी है और डिस्ट्रिक्ट मानसरे का नाइट व्यू हमें यहाँ से नज़र आ रहा है, और हमने अपना गोबर भी स्टार्ट किया हुआ है। और तकरीबन ये पहाड़ों के सफ़र का ये वाहिद एपिसोड है जिसका एक सेगमेंट हम रात को पहाड़ के ऊपर बैठ के रिकॉर्ड कर रहे हैं। जब बेड़ा रख का मतलब यहाँ पर ये रख बेसिकली पटवारी और हिंदुओं का लफ्ज़ है। ये 4 गाह है जहाँ पर जानवरों का चारा काटा जाता है। ट्रैक भी अच्छे खासे इसके ऊपर बने हुए हैं और हाइट भी अच्छी खासी है, और खूबसूरत समा नीचे क्रिएट होता जा रहा है जो लाइटिंग का है सिटी का, डिस्ट्रिक्ट मानसरा का और मानसरा की इस खूबसूरत वादी का। इसके ऊपर भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साहबजादा जवाद साहब। जी साहबजादा साहब, सबसे पहले हमें बताइएगा ज़रा कि हाइकिंग कब से कर रहे हैं और किन किन साइडों को आप एक्सप्लोर कर चुके हैं हाइकिंग के थ्रू? जी भाई साहब, हाइकिंग तो बचपन से कर रहा हूँ। अच्छा। तकरीबन स्कूल टाइम से। तो मैं तकरीबन शुमाली इलाका जात, हज़ारा, सवात, मालाकंड, चित्राल, सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, तकरीबन सारी जगह देख चुका हूँ। और मैं कह सकता हूँ कि तकरीबन मोर देन 90% जो इलाका है ना पाकिस्तान का, वो एक्सप्लोर कर चुका हूँ। आप सर अपना तारुफ कराइएगा और बताइएगा कि कब से आप हाइकिंग कर रहे हैं और कौन कौन सी जगहों को एक्सप्लोर किया आपने? मेरा जो सबसे यादगार टूर था, जो हाइकिंग थी, वो थी तकरीबन 2 दिन की ट्रैकिंग थी। वो हमने गांचे लेक एक्सप्लोर की थी। अच्छा। ये खपलू से ऊपर की तरफ है। गांचे लेक के ऊपर अगर आप पहुंच जाते हैं तो वहाँ से आपको पाकिस्तान की सबसे ऊंची जो 9 चोटियाँ हैं वो एक ही नज़र में आपको नजर आती हैं। वाह। तो ये एक बिल्कुल अनडिस्कवर और ये हिडन प्लेस है, अभी नक्शों में भी उसका जिक्र नहीं है।
तो मैं तो ये कहता हूँ कि जब आप नादरन एरिया की तरफ अगर जाएं तो और इसका रूट मैं बता दें इंशाल्लाह, फिर आपके साथ ही हम चल के ना आगे कहीं चल के जरा मौसम भी अच्छा हो जाए तो हम उसको एक्सप्लोर करेंगे जरूर जी। किन रास्तों से होके वहाँ पहुंचा ये जा जुलाई सकता है। और अगस्त का महीना उसके लिए बेहतरीन है। ये स्कर्दू से आगे जो है वो गुरमंग और फिर खपलू आप जाएंगे, गांचे से खपलू कैपिटल है, वहाँ का बहुत खूबसूरत किला भी है। अच्छा। और ये केटू या बेस कैंप का रास्ता भी है, तो वहाँ से 2 दिन की ट्रैकिंग है ऊपर। अच्छा, मेरा नाम मोहम्मद यासिर है। लोग टूरिज़म के बारे में थोड़ा सा ये बताना चाह रहा हूँ कि लोग अक्सर आते हैं मानसेरा, यहाँ से नारायण चले जाते हैं, ठीक है। अगर उनको थोड़ा सा ये प्रॉपर गाइडलाइन मिल जाए कि वो मोटरवे से डायरेक्ट शिंक्यारी चले जाएं, वहाँ से शिंक्यारी से ऊपर वो सिरन वैली साइड पे चले जाएं, जहाँ पे बलेजा हो गया, मुंडी हो गया, और अभी मुंडी का रोड भी तकरीबन एंड तक थोड़ा सा रह गया, बन जाएगा। जी। अच्छा, भलेजा, मुंडी, सोनी सर हो गया, अर्शी मेडोज हो गई, सारी हमने ट्रैकिंग की हुई है, ठीक है। और ज़्यादा जो ट्रैकर्स होते हैं वो अगर इस साइड पे चले जाएं तो खूबसूरती बहुत ज़्यादा है। नैयर साहब, सबसे पहले तो हमें आप बताएं कि मानसेरा और मानसेरे से कौन कौन से रास्ते कहाँ कहाँ किस किस पॉइंट पर जाते हैं। एक तो टूरिस्ट को पता है, मतलब नारायण कागान बालाकोट का पता है, ठीक है उनको, और आगे वो बाबूसर टॉप पर चले जाते हैं, या फिर वो सी पैक का रूट इख्तियार करते हैं तो गलगित बल्तिस्तान तक चले जाते हैं शाम को देखते हुए, कोहिस्तान से होते हुए। इससे डिफरेंट बताएं अपने तजर्बे को मद्देनजर रखते हुए। जब टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे, नारायण पूरा मानसरा ही खूबसूरत है। जी। इसमें मनूर वैली आ जाता है, नारायण कागान वैली आ जाता है, सिरन वैली है, कौश वैली है, बहुत सी वैलीज़ हैं। अगर आप इधर आते हैं तो यहाँ पर मुख्तलिफ़ पीक्स हैं। सिरन वैली में आप शिंक्यारी, मंडागुच्चा, देवली की तरफ जाते हैं, चुरकू है, खंडा है, सोनी सर है, इसके साथ निकी है, इस तरह मूसा का मसला है। ये काफ़ी करीब पीक्स हैं, तकरीबन 4000 के लगभग पीक्स हैं। बड़े आसानी से बंदा कर सकता है और 3 दिन में बंदा आराम से कर सकता है। इसके अलावा यहाँ पर बहुत से मेडोज़ हैं, जैसे प्लेजा मेडो है, डोगा है, अर्शी मेडो है, इस तरह काइयाँ है, और इस तरह बेताशा बहुत सी मेडोज़ हैं जो कि अनएक्सप्लोर हैं और बहुत कम लोग हैं। मुंडी की तरफ जाते हैं, गाड़ी भी वहाँ तक जाती है, वहाँ आसपास बड़ी खूबसूरत जगह है, इस तरह मंडाकुच्छा हो गया। इसके अलावा यहाँ पर भी एक मनरो ट्रैक के नाम पे किया है। अच्छा। शिंक्यारी और बालाकोट से आप ऊपर चढ़ते हैं, कुंड बंगला से फिर आप जाते हैं शहीद पानी से फिर छिदल गली से आप नीचे उतर जाते हैं, नीचे नदी बंगला चले जाते हैं, नदी बंगला से फिर आप जाते हैं शनान चले जाते हैं, शनान से होते हुए फिर आप वो खनियत तक चले जाते हैं। ये तकरीबन 50-60 किलोमीटर का ट्रैक है, लेकिन बहुत खूबसूरत है और देखने के काबिल है। इस मुनासबत से हमें कुछ सुनाएं कि इतने हम खूबसूरत पॉइंट के ऊपर बैठे हुए हैं, पीछे आपका पूरा व्यू नज़र आ रहा है डिस्ट्रिक्ट मानसेरा और इसकी मुख्तलिफ़ किस्म की वादियों का, तो ताकि हमारे सुनने वाले भी जो हैं वो भी ज़रा झूम उठें। ऐसा है कि यहाँ पर के एक लोक दास्तान है। अच्छा। मुंशी, हाँ, ये दर्शी, अच्छा, बन के दर्शी का बन कहते हैं, बन माने जंगल और दर्शी वो जंगल का नाम है ना, ठीक है। तो उसी हवाले से एक गीत है, सीना बसीना चल रहा है, तो वही मैं आपको सुनाता हूँ इस वक्त, 1-2 बंदा सुनाता हूँ। प्लीज सुना। लगी कैंची दिला दीते दिल डाडा तंगे, लगी कैंची दिला दीते दिल डाडा तंगे, ते अल्लाह मड़ा संगे, दर्शी दे बना बिच चलदा वेलेला, दर्शी दे बना बिच चरदा वेलेला, आया बड़ा मुनशी ते सरगी दा वेला, लगी कैंची दिला दीते दिल डाडा तंगे, ते अल्लाह मड़ा संगे, दर्शी दे बना बिच दर्शी दे बना बिच चुन दी चलो थर, आया मड़ा मुंशी ते दिस गिए मोटर, लगी कैंची दिला दीते दिल डाडा तंगे, ते अल्लाह मड़ा संगे।
यहाँ पर हमने एक महफिल सजाई। बेसिकली ये मकामी लोग हैं यहाँ के जिनको हाइकिंग का भी शौक़ है और हाइकिंग के साथ साथ इन्होंने मुख्तलिफ जो वादियाँ हैं मानसरे की और हज़ारा डिवीज़न की वो भी एक्सप्लोर की हैं। और आगे चल के इंशाल्लाह हमारी भी कोशिश होगी कि जो सफ़र का हमने आगाज़ किया है डिस्ट्रिक्ट मानसरे से, जैसे आज हमें भी इंफॉर्मेशन मिली है और हमें बताया भी किया है कि 1000 से ज़्यादा पॉइंट हैं यहाँ पर आर्कियोलॉजी के, उसको भी हम कोशिश करेंगे कि हमारे जो आने वाले प्रोग्राम पहाड़ों के सफ़र में मुख्तलिफ़ साइट्स को एक्सप्लोर करें। आज के प्रोग्राम में हमने आपको दिखाया सबसे पहले एक सेंटर का विज़िट करवाया जहां पर आर्फन बच्चों के अलावा माजूर बच्चों का भी इलाज होता है। इसके अलावा वहां पर आम OPD में जो फिजियोथेरापिस्ट हैं, यहाँ पर जो लोग हैं मुख्तलिफ़ गरीब कम्युनिटी से तल्लुक़ रखते हैं, वो भी वहाँ पर अपना इलाज करवाते हैं। इसके अलावा मानसरे की हिस्ट्री के ऊपर फोकस किया। सबसे ज़्यादा जैसे कि कहा जाता है कि ये जो मानसरे का और पहाड़ी इलाका है, यहाँ लोगों की मज़हब से बहुत ज़्यादा लगाव है। यानी उनको कहा जाता है ज़्यादातर कि यहाँ पर मुख्तलिफ़ जो मजहबी जमातें हैं उनके भी लोग मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एक ऐसी जगह पर हम आपको लेके गए हैं जो शिवा मंदिर है। जब मंदिर के अंदर हम गए तो वहाँ हिंदू ऑलरेडी अपनी इबादत कर रहे थे और इससे बड़ी दुनिया को मिसाल नहीं मिल सकती कि पाकिस्तान वो खिता है जहाँ पर तमाम अक़लियत जो हैं वो आज़ादी से अपनी मजहबी रसूमात अदा कर सकते हैं। इसके अलावा हमने आपको दिखाया हज़ारा यूनिवर्सिटी में मौजूद आर्कियोलॉजी का म्यूज़ियम, जिसमें तकरीबन 3000 पुरानी जो तहज़ीब हैं उनके भी वहाँ पर वारदात मौजूद हैं। हमने यहाँ पर आपको यहाँ का जो मशहूर लोकल फूड है उसके ऊपर भी लेके गए, पॉइंट के ऊपर भी लेके गए और यहाँ की एग्रीकल्चर के बारे में भी बताया। बहुत खूबसूरत वादियाँ हैं, आप आएँ डिस्ट्रिक्ट मानसरे की इस अनएक्सप्लोर वादियों का विज़िट करें। और बजाय नारायण कागान वो भी खूबसूरत इसे हैं इसी भी डिस्ट्रिक्ट के, लेकिन इसके अलावा जिन पॉइंटों को हमने अपने प्रोग्रामों में फ़ोकस किया उसका भी विज़िट करें। इसी के साथ ही नसीर अब्बासी को मानसरे की इन खूबसूरत वादियों से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।